हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़या मलिक। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें से एक बहुत बड़ी नेमत लाइफ स्टॉक है। हमारे आज के शो के जो मेहमान हैं वो सूबाई वज़ीर बराए लाइफ स्टॉक पंजाब जनाब सरदार हसनैन बहादुर दरेशिक साहब हैं, जिनके साथ हम आज का पूरा दिन गुजारेंगे, उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत गर्मी है इसलिए जल्दी से अंदर चलें और ये सारा दिन उनके साथ गुजारें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। आपने सर अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किस तरह से किया, कब किया? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, बोथ मैटरनल साइड से और पैटर्नल साइड से। ननिहाल ददिहाल दोनों सियासी हैं। तीसरी जनरेशन है जिसमें 2002 के इलेक्शन में मैं पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। 2008 और 13 में कामयाब नहीं हुआ, फिर 2018 में कामयाब हुआ। तो आप समझें कि पॉलिटिक्स एज अ फैमिली हम लोगों की कंपल्शन है कि हमें करनी होती है। तो इस तरह मैं भी इस शोबे का हिस्सा बना। इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? लाहौर का एक स्कूल है, क्रिश्चियन मॉडल स्कूल शादमान में। पहली से 10वीं तक मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। डिग्री मेरी यूईटी की थी, लेकिन हम लोगों का कैंपस एक आर्मी का इंस्टीट्यूशन है जिसको ईएमई कॉलेज कहते हैं। तो वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। इंजीनियरिंग से एग्रीकल्चर का जो शौक़ है, ये जो कनेक्शन है, ये कैसे बना? मैंने इंजीनियरिंग के बाद 1 महीना नौकरी की थी। एक कंपनी है टेलीकार्ड, जो पे फ़ोन बूथ्स होते थे, अब तो उनका रिवाज ख़त्म हो गया। 1 महीना मैंने नौकरी की। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं पैशनेट हूँ अबाउट बीइंग क्लोज टू नेचर। पौधे, जानवर, दरख्त, ये मुझे एक्साइट करते हैं। आजकल की ज़िंदगी में एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक जो हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा पेइंग और रिटर्न देने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आप समझें कि अपने पैशन की वजह से एग्रीकल्चर को अपनाया, और आज तक अपनी जो मेरी रोटी है वो एग्रीकल्चर ही से आती है। आपका ताल्लुक़ राजनपुर से, इलेक्शन भी आपने राजनपुर से ही लड़ा। अब लाहौर में रहते हुए इतना दूर आप अपने इलाके के मामलात को, उन लोगों को, उनके मसाइल को किस तरह से आप केटर करते हैं? देखिए, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रज़ा दरीशक है। हम दोनों ने अपने टाइम को स्केड्यूल किया हुआ है कि 15 दिन मुझे राजनपुर रहना होगा और 15 दिन मुझे उसको राजनपुर रहना होगा। ये वजारत से पहले की एडजस्टमेंट है। जो हमारे वालिद साहब हैं उनको हमने रेस्ट दिया हुआ था, कभी वो भी ज़रूर हाथ बटाई भी करते थे और वो हमें सुपरवाइज़ भी करते थे। अच्छा। जब से वजारत मिली तो आप समझें कि मेरा गांव में जाना 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ता मेरे वालिद साहब रहते हैं और हमारा मेन पॉलिटिकल बर्डन जो है वो मेरा छोटा भाई रज़ा उठाता है, और आप समझें कि वो हमारी लोकल पॉलिटिक्स को देखते हैं। ये नामुमकिन है कि हम अपने हेड क्वार्टर को खाली छोड़ें, चाहे हम इलेक्शन जीते हों, चाहे हम इलेक्शन हारे हों, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमारे हेड क्वार्टर पर हम में से किसी न किसी को ज़रूर होना हो। आपके हल्के के लोग आपको मिलने के लिए लाहौर आते हैं? अगर कोई ऐसा कोई मामला हो जो लाहौर के मुतलका है तो वो लोग ज़रूर यहाँ आते हैं, और उनको हम लोग अटेंड भी करते हैं और उनके मसले हल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझें कि जनरली हमारे मामलात लोकल नौइयत के ही होते हैं, जो कि वहीं पर एड्रेस होते हैं। इतनी बिजी लाइफ और इतना कुछ करने को, प्रोफेशन की भी बात की जाए और अपनी ज़िंदगी की भी एक्टिविटीज़ हैं। हाउ डू यू बैलेंस ऑल दैट, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को और अपनी बाहर की ज़िंदगी को? देखिए, हम लोगों की जो आंख खुली है वो एक पॉलिटिकल घर के अंदर, सियासी घर में एक आंख खुली है। आप लोगों के लिए शायद, और मुझे नहीं पता कि बाकी फैमिलीज़ किस तरह रहती हैं,
हम लोगों की जो ईद है वो 100% हल्के में होती है। हमें नहीं याद कि कभी हमने अपनी वालदा के साथ या फैमिली के साथ ईद की हो। जो मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं वो गांव चले जाते हैं और वो हल्के में जो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी फैमिली जो कि हल्का अहबाब है हमारा, उनके साथ हम ईद करते हैं। तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की अपने फादर को मैंने देखा था कि जब हम स्कूल जाते थे तो ही वॉज अस्लीप, और जब हम वापस आते थे तो वो घर पर नहीं होते थे। तो आप समझें कि जिस तरह की हम लोगों ने ज़िंदगी अपने बचपन में देखी है उसी तरह की ज़िंदगी हमारे बच्चे अब देख रहे हैं। तो एक तरह से we were used to the lifestyle which was given to us from our parents। तो आई होप कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी उसके आदी हो गए होंगे। आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी और आपकी सक्सेस इन चीज़ों के पीछे भी किसी औरत का हाथ है? मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा कीमती रिलेशनशिप है वो मेरी वालदा का है। उनसे मुझे बहुत मारें पड़ी हैं। सब बहन भाइयों में मैं सबसे डफर और निकम्मा था। बाकी बहन भाई मुझसे एकेडमिकली बेहतर थे और आप समझें कि बाकी बच्चों के मुकाबले में आउटस्टैंडिंग थे। माई वर्स्ट ग्रेड वाज पोजीशन इन द क्लास वाज 3rd। लेकिन जो मेरे बाकी भाई बहन थे वो हमेशा फर्स्ट के अलावा कभी नहीं आते थे। तो दुनिया की नज़र में मैं लायक बच्चों में था, बट अपने घर के अंदर और फैमिली के अंदर मैं नालायक बच्चा था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ माई मदर, और उनकी वजह से ही जो प्रोडक्ट अब मैं बना हूँ मैं उनके ब्रॉटअप की वजह से हूँ। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ही अमेजिंगली खुश शक्ल और ख़ूबसूरत और अच्छी बीवी दी हैं जो थ्रू आउट सपोर्टिव होती हैं, और उनकी वजह से आप समझें कि जो बाहर के मामलात हैं उनको सॉर्ट करना ठीक होता है। एक बहन है मेरी, वो भी शी इज़ अ वर्किंग लेडी, और वो भी हमारी माँ की तरह बहुत ही फर्म, बहुत ही सख्त, और वो एक समझें डिक्टेटर टाइप की हमारी बहन है। और सो इस तरह घर से हम मिनिस्टर ब्लॉक में मिनिस्टर साहब के ऑफिस पहुंचे। मिनिस्टर लाइफ स्टॉक ने अपने दफ्तर में मकामी जानवरों की नस्लों में बेहतरी के मंसूबे के बारे में अहम इजलास की सदारत की, जिसमें महकमाना अफसरान समेत निजी शोबे से वाबस्ता अफराद भी शरीक हुए। इजलास में अच्छी क्वालिटी के सीमेंट की दरामद के बारे में लाएअमल का जायजा लिया गया। लाइफ स्टॉक की वजारत आपकी चॉइस थी या फिर इमरान खान साहब की? जब इमरान खान साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि अपना बैकग्राउंड बताओ और तुम क्या करते रहे हो। तो मैंने कहा कि मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, रोटी एग्रीकल्चर से, और पसंद यही है। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करो, कि तुम पढ़े लिखे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। मैं रूरल बैकग्राउंड का हूँ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो देहात से मुंसलिक हैं, यानी तो मैंने उनको कहा कि मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई कनेक्टिविटी अपने गांव वालों से और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं लगती। तो मुझे आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहें उसको किसी न किसी हवाले से एग्रो बेस्ड या एग्रो कनेक्टेड होना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये फैसला किया। लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बताइए हमें। देखिए, जो हम ज़राअत और लाइफ स्टॉक के मुतल्लिक बात करते हैं तो हर मुल्क को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ पैदाइशी ताकतें, जिनको आप इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स कहते हैं, वो दी होती हैं। पाकिस्तान फॉर्चुनेट है ज़मीन, पानी और अपने ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, 4 मौसमों के हवाले से। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये कुदरती नेमतें नहीं हैं। तो आप समझें कि जो हमें नेचुरल स्ट्रेंथ है वो तो लाया करती है इन 2 सेक्टर्स के अंदर। अगर हम अपने इन 2 सेक्टर्स की करेक्शन कर लेंगे तो हमारा मुल्क माशी तौर के ऊपर एक बहुत मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बन सकता है। जब अल्लाह ताला आपको कोई फेवर्स देता है और अल्लाह ताला आपको कोई कुदरती आप समझें कि ब्लेसिंग्स देता है, तो
इंसान उनको उतना वैल्यू नहीं करता और अल्टीमेटली वो चीज़ें डिप्लीट करती जाती हैं और अल्टीमेटली आप इनएफिशिएंसीज़ की तरफ चले जाते हो। तो आप समझें कि हम आजकल उस इनएफिशिएंट मोड में चल रहे हैं। हम ये एज्यूम किए हुए हैं कि हमारे पास ज़मीन पानी के वसाइल जो हैं ये लामहदूद हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होने, हालांकि सूरत हाल इस तरह नहीं है। अल्लाह ने हमें वो नेमतें दी हुई, अगर हम उनको वैल्यू करें और हम उनकी अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर तरीके से टैप करें। और मैं बहुत इस हवाले से अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं वो इसको ओन करते हैं, इस लाइफ स्टॉक सेक्टर को, वरना गवर्नमेंट्स इतना ज़्यादा ओन नहीं करती थी। वो कहती थी उनकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ होती। तो आई होप के, और आपका जो बेसिक सवाल था कि ये सेक्टर क्या हैं, तो आप और हम लोग या पूरा माशरा और पूरा सूबा जो खाता पीता है उसके अंदर ये दोनों वैल्यू चेन्स इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं। पैदा होने के बाद दूध अंडे की शक्ल में, बाद में गोश्त की शक्ल के अंदर, और आप समझें कि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही लाजमी जुज़ है, इसके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। खालिस दूध की पैकेजिंग के हवाले से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था आपने, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? मैं आपके साथ थोड़ा सा डेटा शेयर करता हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। हमारे पास तकरीबन 8 करोड़ जानवर हैं पाकिस्तान में, और जो हमारी दूध की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 50 बिलियन लीटर्स के करीब है। ये जो डेटा है ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का है, जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये कोई बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि 2006 के बाद आज हम 2021 के अंदर बैठे हुए, इसको अपडेट नहीं किया गया। 8 करोड़ जानवर और दूध की प्रोडक्शन है 50 अरब लीटर। इसके मुकाबले में मैं आपको सऊदी अरेबिया की मिसाल देता हूँ। उनके पास 75,000 जानवर हैं और वो 1 अरब लीटर दे रहे हैं। मैथ्स और कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैं ये बताता हूँ कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास 1 लाख जानवर है और वो 1 अरब लीटर दे रहा है। तो उनके पास अगर उन जैसे जानवर हमारे पास हों, और वो गर्म मुल्क है, वो कोई अमीर, वो इस तरह नहीं है कि कोई ठंडा मुल्क है, उन्होंने गर्म मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल जानवरों को दिया हुआ, एग्जॉटिक जानवरों को, कि उसको सस्टेन कर रहे हैं। तो हमें कितने जानवर चाहिए 50 बिलियन लीटर दूध पैदा करने के लिए? 50 लाख जानवर। उसके अगेंस्ट हैं हमारे पास कितने? 8 करोड़। अब मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ ले जाता हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो हर पाकिस्तानी शहरी के लिए, हमारी आबादी तब बहुत कम थी, एक पाकिस्तानी के लिए जो पानी अवेलेबल था ज़ेर ज़मीन वो तकरीबन 5,000 टन था। एक पाकिस्तानी शहरी के लिए पाकिस्तान बनते वक्त 5,000 टन पानी था, और आज हर पाकिस्तानी के लिए 900 टन पानी अवेलेबल है। आप समझते हैं कि जो जानवरों को इंजेक्शन लगाकर मसनूई तरीके से जिस तरह से दूध लिया जाता है, इस एक्ट के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कानून साजी ज़रूर तरतीब दी जानी चाहिए? देखिए, एक इंजेक्शन है जिसको RBST कहते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क में बैन किया, और पंजाब गवर्नमेंट की जो हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो डेटा मुहैया किया कि इस इंजेक्शन से जानवर की सेहत भी ख़राब होती है और इंसानों की सेहत के लिए भी ये मुज़र है। कागज़ों के अंदर वो जो इंजेक्शन है वो बैंड है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। जो दवाई लगाई जाती है या जिस दवाई को रजिस्टर किया जाता है या जिस दवाई को बैन किया जाता है, एक हमारा वफाकी हुकूमत का इदारा है जिसको ड्रैब कहते हैं, जो महकमा सेहत के अंडर आता है। महकमा सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बैंड अद्वियात हैं उनको पाकिस्तान के अंदर ना आने दिया जाए, और कहीं पर अगर वो उनका इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसको चेक करें। एज़ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हम इस पर पूरे क्लियर हैं कि RBST जानवरों को नहीं लगना चाहिए। वो जानवर जिसको लगाया जाता है वो अल्टीमेटली फिर मर जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और वो इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र है। लेकिन उन इंजेक्शंस की रोकथाम करना, समझें कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट के है, उनको हम गाहे बगाहे
मीटिंग्स में भी और अदरवाइज भी चिट्ठियों के ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस अनोमली को ठीक करें। आजकल देखने में आया है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत कम हो रही है और एक गलत फहमी पाई जा रही है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो इस गोश्त के ज़रिए इंसान के जिस्म तक मुंतकिल हो रहा है या हो सकता है। ये बात दुरुस्त है? देखिए, पोल्ट्री एक एग्जाम्पलरी सेक्टर है हमारे मुल्क का। अगर क्रॉप्स में, लाइफ स्टॉक में आप मुझे कहें कि कोई रोल मॉडल ऐसा है जिसको आप फॉलो करना चाहोगे तो वो पोल्ट्री है, जिसने अपने आप को डॉक्यूमेंट किया। और पोल्ट्री ने अपना मुकाबला लाहौर वाले ने राजनपुर वाले या सिंध वाले से नहीं किया। पाकिस्तान के पोल्ट्री सेक्टर ने अपना मुकाबला दुनिया में जो बेस्ट पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग मुल्क हैं उनके साथ किया। तो वो इंटरनेशनली उनके मुकाबले पर आकर खड़े हुए हैं, जिसका सबूत ये है कि जो बचपन के अंदर हमारे मुर्गी किसी अच्छे मेहमान के आने पर पकाई जाती थी और वो सिर्फ उमरा की एक अयाशी या उनके दस्तरखान की ज़ीरत थी, आज वो हर गरीब की दस्तरस में है। ऐसा ही। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा सफ़र है पिछले 50 साल का, और मैं सलाम पेश करता हूँ पोल्ट्री सेक्टर के उन लोगों का जिन्होंने 50 साल में उसको आज वाले मकाम पर आकर खड़ा किया। देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मीडिया की, लेकिन कई चीज़ों के अंदर जिन लोगों का कुछ दाव पर नहीं लगा होता, जिनका कुछ स्टेक पर नहीं लगा होता, वो बेपर की उड़ा देते हैं और उनकी चीज़ ऐसी एक्साइटिंग और ऐसी मिसालादार होती है। उनकी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट एक चलते फिरते बिजनेस को और चलते फिरते सेक्टर को तबाह बर्बाद कर सकती है। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है तो कोरोना का मुर्गी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके किसी किस्म के ट्रांसफ़र होने का और ऐसी कोई चीज़ मुर्गियों के ज़रिए नहीं है। प्राइस कम होने के मुतल्लिक देखिए, मुर्गी की प्राइस हाईली वोलेटाइल है और ये आज का फिनोमेना नहीं है, पिछले 5-10 साल का है। कई सीज़न ऐसे आते हैं जिस वक्त मुर्गी की कीमत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, जब शादियां आएंगी तो वो बढ़ जाएगी। फिर पीछे प्रोडक्शन का भी एक मामला होता है। जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो वो चूज़ा जिसकी कीमत 60-70 रुपए थी वो लोगों ने मुफ्त देना शुरू कर दिए, क्योंकि मोबिलिटी रुक गई थी, ट्रांसपोर्ट रुक गई थी। तो यूड बी सरप्राइज टू नो कि हमारे यहाँ पोल्ट्री सेक्टर 30% श्रिंक कर गया, यानी फार्मर मर गया, 30% इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, पीछे से सप्लाई कम है। आज से कुछ दिन पहले मुर्गी की प्राइसेस बहुत ऊपर थी। वो इसलिए ऊपर थी कि पीछे सप्लाई कम थी, 30% इंडस्ट्री मरी हुई थी। लोग मुर्गी लेना चाह रहे हैं, पीछे सप्लाई कम है, तो लामहला सप्लाई डिमांड का दुनिया का ऐसा कुलिया है जिसको कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला, कोई सदर नहीं ठीक कर सकता। अब जब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टेबल भी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टेपर होकर नीचे भी आ जाएंगी। पंजाब में लाइव स्टॉक के कितने फार्म्स मौजूद हैं? देखिए, जो सरकार है, सरकार के तो 20 बड़े फार्म हैं। हमारे पास जो एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉरपोरेट डेयरी। कॉरपोरेट डेयरी का मतलब है वो फार्म जिनके पास 4000 या उससे ज़्यादा जानवर हैं। वो मुल्क भर के अंदर तकरीबन 13 हैं। अच्छा। उनमें से 8 या 9 पंजाब में हैं और एक जो वो कॉरपोरेट डेयरी फार्म है उसकी लागत तकरीबन 3 अरब रुपया या उससे ज़्यादा है। गरीब किसानों की आसानी के लिए कि वो अपने जानवरों को अच्छी खुराक दे सकें, ज़्यादा अच्छे तरीके से दूध का कारोबार कर सकें, गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें, बना सकें, क्या आप इक़दाम ले रहे हैं? मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारी बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो सूबे के अंदर मेयारी, खालिस और अफोर्डेबल, यानी जिसको लोग ख़रीद सकें, जो उनकी कीमतें ख़रीद के अंदर हो, खुराक मुयस्सर करना है।
और वो तब ही मुमकिन है अगर हम हमारे जो डेयरी लाइफस्टॉक सेक्टर से पोल्ट्री से मुतल्लिका जो लोग हैं उनके पास सेहतमंद जानवर होंगे, उनके पास जो उनकी खुराक, आप जहन के अंदर रखिए कि जो हम ब्रीद करते हैं उसी तरह हमारी सेहत होती है। तो जो जानवर है वो इंसान से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं है। जो हम उसको खाने में डालेंगे, जितना हम डालेंगे वही वो हमें आगे पैदा करके देगा, उसी क्वालिटी का गोश्त देगा और उसी क्वालिटी का वो दूध देगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है अवेयरनेस का, और आप समझिए कि 70% फीडिंग कॉस्ट है। फीडिंग कॉस्ट के अंदर 70% ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ फीडिंग कॉस्ट, जो उसको हम जानवर को जो हम खिलाते हैं। बाकी कुछ उसकी इलाज मालजे पर, दवाइयों पर लग जाता है, कुछ उसकी हाउसिंग के ऊपर लग जाता है। तो मेजर कंपोनेंट इज़ फीडिंग। उसके लिए बहुत नई चीज़ें आ गई हैं, जिद्दत आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइलेज आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म के हेज़ आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस तरफ जा भी रहे हैं। उसकी स्पीड जितनी जल्दी तेज़ हो जाएगी तो आप समझें कि कम ख़र्चे के अंदर, थोड़े पैसों के अंदर वो अपने जानवरों को एक अच्छी खुराक दे सकेंगे, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। खुराक एक एस्पेक्ट है। फिर दूसरी एक चीज़ आ जाती है जिसको आप जेनेटिक्स कहते हैं, कि एक लंबे कद वाले आदमी का बच्चा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि लंबे कद का होगा। अगर आपके जानवर के अंदर दूध नहीं है तो आप उसकी क्रॉस ब्रीडिंग ऐसे सीमन्स के ज़रिए कराते हैं। उसकी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उसके अंदर ऐसा खून इंजेक्ट किया जाए कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। तो जो हमारे मुल्क की एवरेज प्रोडक्टिविटी है ऑफ कैटल, वो आप समझें कि जो दूध देता है वो साल के अंदर 1000 लीटर देता होगा दूध। विज़ावी जो दुनिया के अंदर जो एक्सट्रीम, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो तो शायद 10-11 हज़ार लीटर पर एनम लेते हैं। पर जो हमारे जैसे ममालिक हैं वो भी 4000-5000 लीटर तक हैं। तो आप समझें कि हम अच्छे सीमन अपने फार्मर्स को डोर स्टेप तक देने की कोशिश करते हैं, और वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं कि वो अपनी उस ब्रीड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपको अपने बचपन का कोई वाक़या जो याद रह गया हो और आज भी याद आता हो? मेनली तो ये है कि पढ़ाई का बिल्कुल दिल नहीं चाहता था, और पेरेंट्स की बहुत सख्ती होती थी। और आप समझें कि जब आपको एक चीज़ का शौक़ ना हो और आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा हो, तो इस तरह था। बाकी बचपन जो था वो पढ़ाई से भागते हुए गुजरा, और अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप कहते हैं कि वो आपका बहुत अच्छा एक गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा टाइम था। वो जो आपको सख्तियाँ हैं जो उस वक्त बुरी लग रही होती हैं, वो अब आप समझें कि आपकी एक पक्की मेमोरी का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो इस तरह इंजीनियरिंग जिस इदारे से की मैंने, वो फ़ौजी इदारा था, और फ़ौजी इदारे के अंदर आप समझें कि हम लोग इतने कोई बहुत डिसिप्लिन नहीं थे। तो वो जो थे वो बहुत सख्ती करते थे जो हमारे सीनियर्स थे, और बड़ी रैगिंग होती थी, सज़ाएं देते थे। तो वो एक और इंटरेस्टिंग फेज़ था जहाँ पर बहुत अच्छी दोस्तियाँ भी हुई और वो आज तक बरकरार हैं। उन सीनियर्स के साथ भी हैं जो बहुत ज़्यादा सज़ा देते थे। और तो वो एक और ज़िंदगी का पहलू था जो कि गुजारा हमने बोर्डिंग के अंदर, हॉस्टल के अंदर, कि हॉस्टल लाइफ कैसे होती है। हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर मुतासिर करता है। कोई पर्सनालिटी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई वाक़या हो सकता है। यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सनालिटी ऐसी होगी जिसने आपको मुतासिर किया होगा। जिस भी इंसान को मुझसे किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा इल्म हासिल है तो आप समझें कि मैं उससे मुतासिर हूँ। अगर कोई ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट ड्राइविंग करते हैं जी, तो आप समझें कि वो मेरे ड्राइविंग के अंदर मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। एग्रीकल्चर शोबे के अंदर पाकिस्तान में, पंजाब में या दुनिया भर में कोई फार्मर ऐसा है जिसने आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन दी है और वो अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन चला रहा है। मेरे हिंदू उस्ताद हैं, लाइक एक बंदा है जिसका नाम नरेंद्र नाथ है, वो इंडियन है, 80 साल के वो बुज़ुर्ग हैं। तो वो आप समझें कि वो मेरी हैंड होल्डिंग एग्रीकल्चर में करते हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उस किस्म का उस्ताद मिला रहा है।
ऑफिस से हम मिनिस्टर लाइफ स्टॉक के साथ अरफा सॉफ्टवेयर टावर पहुंचे, जहां महकमा लाइफ स्टॉक और पंजाब IT बोर्ड के माबैन वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम बारे तकनीकी मुआवनत के मुआहदे पर दस्तखत हुए। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने वजीर IT राजा यासिर हुमायूं के हमरा वर्चुअल सिस्टम का इफ्तिताह किया। VRI क्या किस किस्म के काम कर रहा है और इस तरह के और कितने इंस्टीट्यूट्स हैं? VRI से वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनता है। ये बेसिकली हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो वैक्सीन्स हैं उनको बनाने का इदारा है। यहाँ पर जो सूबा भर के अंदर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करती है बीमारियों के रोकथाम के लिए, उसकी प्रोडक्शन की जाती है और उसको सूबे में सप्लाई किया जाता है। और एक पूरा मैकेनिज़्म है कोल्ड चेन का। आप समझें कि अगर कोई दवाई हर दवाई के मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल होते हैं, वैक्सीन के मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल होते हैं। अगर आप किसी को हीट शॉक दे दें और वो उस टेम्परेचर पर ना रहे तो आप उसको वैक्सीनेट करेंगे भी तो वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देगा, वो अपनी एफिकेसी खो चुका होगा। तो आप समझें कि VRI उनको वहाँ पर उधर उसकी प्रोडक्शन भी होती है और उसी के एडजेसेंट हम कोल्ड चेन को भी मेंटेन करते हैं, जो कि पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी दवाइयों को और दीगर प्रोडक्ट्स को, जिसके अंदर सीमन भी आता है जी, सीमन जो है उसके लिए भी हमें कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है और वो पूरे सूबे के अंदर सप्लाई की जाती है। अरफा सॉफ्टवेयर टावर से हम महकमा लाइफ स्टॉक के तहकीकी इदारे वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर पहुंचे, जहां डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर सज्जाद हुसैन के हमरा रिसर्च ऑफिसर से मुख्तलिफ सेक्शंस की कारकर्दगी के बारे में मीटिंग की। आजकल पंजाब में मुंह खुर की बीमारी जानवरों में बहुत शिद्दत से आई हुई है। आपका डिपार्टमेंट इस बीमारी के ख़िलाफ़ कितने क्या क्या कदम उठा रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, और जो लाइफ स्टॉक का महकमा है, स्पेशली ये जो इंस्टीट्यूट जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, इसकी इस मामले में क्या जो है हिकमत अमली है? देखिए, मुंह खुर की बीमारी के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इट डज़ नॉट, मुँह खुर को अंग्रेज़ी में फुट एंड माउथ कहते हैं, कि जब भी ये बीमारी किसी फार्मर के हर्ड में आती है तो इट डज़ नॉट किल द एनिमल, इट किल्स द फार्मर। मीनिंग देयर बाय कि जानवर नहीं मरता, जानवर ज़िंदा रह जाता है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी में इतना कुछ खो देता है कि उसका मालिक माशी तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक, आप समझें कि पाकिस्तान की जानवरों की जो बीमारियां हैं उसमें सबसे ख़तरनाक मैं इस बीमारी को समझूंगा। और ये बीमारी ऐसी है जो हमें लिमिट करती है कि हम अपने गोश्त को दुनिया के बाकी ममालिक में नहीं भेज सकते। अगर हमारा गोश्त और हमारे मुल्क के जानवर मुँह खुर से पाक हो जाएं तो हम एक्सपोर्ट मार्केट को, जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के भी कई खिताबात में या डेटे से भी आपको पता चला होगा कि जो हलाल मीट है उसकी तकरीबन $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर पाकिस्तान का हिस्सा $300 मिलियन है। तो ये बहुत थोड़ा हिस्सा होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक वजह मुँह खुर से पाक ना होना भी है। जो हमारा करंट इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम बैठे हुए, हमारे पंजाब सूबे के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ सूबे की, वो तकरीबन 120 मिलियन डोजेज़ की है। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 8 मिलियन डोज है। तो आप समझिए हमारी ज़रूरत में और जो हम पैदा कर रहे हैं उसके अंदर एक फ़र्क है बहुत बड़ा। हम 10% से भी कम वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर भी कई दफ़ा हमें क्वालिटी के चैलेंजेस आ जाते हैं कि वो उतनी अच्छे मेयार की नहीं होती जिस तरह के इंटरनेशनली अवेलेबल है। इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 800 मिलियन रुपए की
वैक्सीन रशिया से FAO के कोलैबोरेशन से, और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो हम पंजाब के 3 अज़ला में लगा रहे हैं, जो कि बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार ख़ान है। बहावलपुर डिवीज़न में ये लगाई जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम इस साल अपने इन अज़ला के दायरा कार को बढ़ाएं, और वैक्सीन लगाने में जो FAO का कोलैबोरेशन है वो हमें इंश्योर करता है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका कोल्ड चेन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है और उन एरियाज़ में बीमारी का इंसिडेंस कम आ रहा है। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया अपने सवाल में कि जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस साल पिछले 2 सालों के मुकाबले में मुँह खुर की बीमारी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा रहा है। उसको हम फायर फाइटिंग का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हम जहाँ पर उसका आउटब्रेक होता था उधर हम अपनी टीमों को भेजते थे, और एक रिंग वैक्सीनेशन का तरीक़ा कार है जिसके ज़रिए हम कवर करने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस हर्ड में आ गई मुँह खुर, तो आप समझें कि अगर वो भैंस या वो गाय दे रही है दूध 20 लीटर या 10 लीटर, तो वो आ जाएगी 2 लीटर के ऊपर। तो वो जो है वो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। जब आउटब्रेक आ गया तो आप दूसरे जानवरों को, और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो एक से दूसरे को लगता है, तो आप उनको बचा सकते हैं। इस बीमारी पर किस हद तक काबू पाया गया है और पाया जा सकेगा? आप समझिए कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल, जिस तरह मैंने आपको गुजारिश की है कि जो हमारी लैब की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल इंसिडेंस ज़्यादा है। एग्जैक्ट अगर आप डेटा चाहेंगी तो वो भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है कि पिछले 2-3 साल के अंदर हमारे पास आउटब्रेक सूबा भर में कितनी थी और इस साल कितनी है। वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ हैंड मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये पूरा यकीन है कि वो एक अलार्मिंग हद तक नंबर है, जो एक सीरियस है, जिसको हमें कवर करना बहुत हमारे लिए लाजमी है और हमारे सेक्टर के लिए बहुत लाजमी है। तो असर इस आउटब्रेक की वजह क्या है? मतलब कंपैरेटिवली पिछले सालों के इस साल इसमें शिद्दत क्यों आई है? एक तो नेचुरल साइकिल है कि हर 3 से 4 साल के बाद इसका एक स्पाइक आता है। कुछ मेरे साथियों का ये ख्याल है कि ये स्पाइक ईयर था, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ यही बहस करता हूँ कि अगर स्पाइक ईयर था और हमें अंदाज़ा है कि 3-4 साल के बाद ये होता है जी, तो हमें उसके लिए उसी तवानाई के साथ और उसी ताकत के साथ पहले से तैयार होना चाहिए था कि ये हमारे पास एक पिछला पैटर्न और ट्रेंड चला आ रहा है, और अगर हमने उसको उस तरीके से कवर नहीं किया तो ये हमारे एंड पर और हमारी टीम की वीकनेस है जिसको हमें कवर करना है। एशिया के कदीम तरीन वेटनरी इदारे वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचे, जहां वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद ने इस्तकबाल किया। आपसे सर मैं पूछना चाहूँगी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बहुत शुक्रिया ज़ोया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि दर्शक साहब, जो मिनिस्टर लाइफ स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सरबराही में आपने इस इदारे में इंटरेस्ट ज़ाहिर किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। इसका बुनियादी जो विज़न है कि हम एक नेशनली लीडिंग इदारा बने और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हों, और जो हमारा प्रोड्यूस है, यानी कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारे शोबे ऐसे हैं कि जिनमें वो स्पेशलाइज करके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में वो मदद और मुआवन साबित हों। सर सरदार साहब हमारे साथ हैं, और मैं इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्सिटी में, उसमें एज प्रो चांसलर के तौर पर, जो मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई टर्म है, एक तो काइंडली मुझे बताइएगा भी इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे लैब्स के लिए, रिसर्च के लिए क्या किया है? सरदार साहब
का इस इदारे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और नॉट एज अ मिनिस्टर बल्कि एज अ फार्मर, एज अ लाइफ स्टॉक लवर। और हमें इनकी जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है वो हमारी तमाम फैकल्टी के लिए बहुत ही एक उम्दा मिसाल है। उसकी चंद मिसालें मैं देता हूँ कि हमने चंद साल पहले एक इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस कराई जो 4 दिन पर मुश्तमिल थी, जिसमें कोई 30 अदद मुल्कों के लोग 70-80 की तादाद में आए, और दरेशक साहब उन्हें उसको सुबह से ले के रात 11-12 तक तमाम सेशंस पर्सनली अटेंड किए, और उसकी हमने कंपाइलेशन की। उससे कराने से हमारे जो मुल्क का सॉफ्ट इमेज तो बेहतर हुआ ही हुआ उन 30 ममालिक में, लेकिन हमें अपना खुद स्टॉक टेकिंग का, अपनी रिसर्च का, एक्सटेंशन का, जो हमने उसके साथ एक लाइफ स्टॉक शो रखा था रावी कैंपस पे, पत्तों की बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उनको लोगों ने वहाँ दूध का वो था मुकाबला था, तो उसमें उन लोगों की आंखें खुल गईं कि जो बफलो पाकिस्तान में है जेनेटिक्स के लिहाज से, दूध की पैदावारी सलाहियत के लिहाज से, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसका सारा सहरा मैं समझता हूँ कि हमारे सरदार साहब, और हमने उसको ड्रीम को इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी, बड़े अच्छे आसान तरीके से वो इवेंट हुआ। आखिरी बात सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतना लेवल उनका है कि हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ें और एडमिशन लें और इसको अपना प्राइड समझते हैं, तो क्या कल को बाहर के दूसरे मुल्कों के जो बच्चे हैं वो आएँ और उनकी ये ख्वाहिश हो कि वो UVAS में एडमिशन लें और यहाँ का स्टूडेंट बन के रिकग्निशन जो है वो हासिल करें? बहुत ये दूर अंदेशी वाला आपने ज़ोया सवाल किया, मुझे इंतहाई खुशी है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि एज ऑफ नाउ हमारे पास 18 सिर्फ बच्चे हैं टोटल 8000 में से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी तादाद है। लेकिन फ्यूचर में हमारे जो बड़े प्रोग्राम हैं, बिलखुसूस वेटनरी मेडिसिन का प्रोग्राम, हमारा विज़न ये भी है कि हम उसको एक इंटरनेशनली एक्रेडिटेड जो बॉडी है अमेरिका की, उसको काउंसिल ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उसके साथ भी ये एक्रेडिट हो जाए। हमने उसके लिए जो बुनियादी स्टेप्स हैं, बेंचमार्किंग, ज़ीरो विज़िट, उसके लिए तैयारी शुरू की है, और इंशाअल्लाह कि हम समझते हैं कि यह बड़ा मुश्किल गोल है, लेकिन अगर ये हो जाए तो हमारी काया पलट सकती है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। और फिर अगर किसी ने नॉर्थ अमेरिका जाके वेटनरी मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है तो उसको अगर अभी 4 इम्तिहान देने पड़ते हैं तो शायद एक आधा देना। यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ द आर्ट BSL लेबॉर्ट्री का दौरा किया, जहां प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब ने कोरोना वायरस की तशखीस और वेटनरी यूनिवर्सिटी के किरदार के बारे में ब्रीफिंग दी। डॉक्टर साहब, कोरोना के हवाले से इस लैब की क्या टेस्टिंग रही है? जी मैं ज़रूर, इसमें यह है कि थैंक यू, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ लाए। एक्चुअली ये मैं शुरू करता हूँ स्टोरी के ये लैब बनी कैसे। ये लैब हमारी पहले से बनी हुई थी, लेकिन इसका पूरा जो BSL 3 लेवल नहीं था। जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब पहले रुबानी साहब कुछ टाइम के लिए आए, फिर अपने नसीम साहब आए, तो उन्होंने ऊपर से कोरोना आ गया तो फास्ट ट्रैक पे हमने इस लैब को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है सर, BSL लेवल 3 को भी काइंडली बताइए कि क्या है? BSL 3 लेवल का मतलब ये होता है कि इसमें वो पैथोजन हैंडल करते हैं जिनका अभी करैक्टराइज नहीं हुए, जिनका हमें पता नहीं होता, उनकी कोई डिजीज वैक्सीन नहीं होती, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्प्रेड होते हैं, हवा से स्प्रेड होते हैं, उनको मोस्टली BSL 3 लैब के अंदर हैंडल करते हैं। सर, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा गोल जिसको आप अचीव करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो और चाहते हो कि ये मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ या ये चीज़ मेरी हो जाए? देखिए, जो गोल्स हैं और दुनिया में कोई भी चीज़ है वो रिलेटिव होती है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि मैं 25 साल की उम्र में पंजाब का वज़ीर ख़ज़ाना बन गया और मैं 5 साल तक वज़ीर ख़ज़ाना रहा। एग्रीकल्चर जब मैंने शुरू किया तो मैंने 275 एकड़ से शुरू किया
और मैं तकरीबन 7000 एकड़ तक चला गया। तो ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो अल्लाह ताला ने अनप्लान्ड तरीके से मुझे दे दी। और अगर आप मुझसे मेरी अंदरूनी ख्वाहिश पूछें तो मेरे अंदर कांस्टेंट एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है, और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, मुझे उनमें इस्लाह की ज़रूरत है। और मैं हर आने वाले दिन अपने ऊपर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने साथ जंग करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो आइंदा दिन है वो बतौर इंसान, बतौर मुसलमान मेरा साबका दिन से बेहतर हो। कहना आसान है, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, बट इसकी रियलाइजेशन मुझे हर वक्त रहती है कॉन्स्टेंटली कि मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज़ हैं जिनकी मुझे इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि मैं इसको कॉन्स्टेंटली परसू भी करता हूँ और इसके मुझे रिज़ल्ट्स भी मिलें। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आज सरदार साहब के साथ हमने पूरा दिन गुजारा और उनकी शख्सियत के बारे में, उनके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चला वो किस तरह के इंसान हैं। आज का शो मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए यकीनन बहुत अमेजिंग था। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारा अगला शो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।